हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। कौन सा बैच लाए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और ये बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम आपके यूपी डीएलएड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार अपना जो सिलेबस है वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको हिंदी का और बाल विकास पेपर फर्स्ट हिंदी और बाल विकास पेपर फर्स्ट का क्या है, सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। किसका? हिंदी और बाल विकास पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ईडीओ सेकंड कर रहे हैं, पेपर सेकंड। ईडीओ सेकंड पेपर सेकंड हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं काजल आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली टीचर जो हैं वो हैं अंजलि मैम हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाती हैं और इस क्लास की टाइमिंग होती है 4 बजे की, ठीक है। और वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ा रही हैं, तो कंप्यूटर की टाइमिंग है 3 बजे की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टीचर जो हमारे हैं वो हैं रंजीत सर हैं। तो रंजीत सर जी आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ उनकी क्लास की टाइमिंग है 6 बजे की। तो यहाँ पर आप सभी क्लासेस में जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम टेबल है, आपको पता ही होगा अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल देखिए आया है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों का और फोर्थ सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आया, ठीक है। तो जो हमने तैयारी की है वैसे ही आया। आप देख सकते हैं सर ने कि ये भी डाला हुआ है कि कौन कौन बच्चे टॉपर आए हैं। बहुत बच्चों की 91% और 89 के मैक्सिमम आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपकी भी परसेंटेज बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। और इससे आपकी बैक की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी बैक आएगी अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं आपको, ठीक है। कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, वैसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और क्या है, नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, और जो प्रैक्टिस सेट कराएं उन प्रैक्टिस सेट को भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, सही है। तो यहाँ पर हम जो है हमारा ये बैच का यही उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हों, ठीक है। चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चला जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर पता ही आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा है, पहला प्रश्न पत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, सही है। तो इसके लिए आपको अंक कितने हैं? इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 50 अंक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस पेपर में आपके कितने अंक हैं, सही है। इसको आप ईडीओ 2 भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ईडीओ 2 कहते हैं। तो चलते हैं, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक क्या होगा? वो हमारा टॉपिक है शिक्षण की नवीन विधियाँ उपागम, ठीक है। शिक्षण की नवीन विधियाँ उपागम। तो न्यू मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। न्यू मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो नई विधियाँ जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो शिक्षण की विधियाँ पढ़ी हैं वो उनको मैंने आपको 4 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ाया है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। चारों क्लास पहले आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी प्रविधियाँ या विधियाँ थी, वो एक क्लास में कराना संभव नहीं था। एक क्लास में मैं कराती भी तो आपको समझ में भी नहीं आता और आपको बोरियत भी फील होता, इसलिए मैंने पार्ट 2 पार्ट कराई। और ये क्लास भी हम जो है एक क्लास में एक विधि या 2 विधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी इसमें है। पहली हमारी विधि होगी, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी नवीन विधियाँ हैं। तो इसमें शिक्षण की नवीन विधियाँ या उपागम की अवधारणा, ठीक है। उपागम की अवधारणा भी आए तो भी यही इसका अर्थ होगा, नवीन विधियाँ। और अगर नवीन विधियाँ हैं तब तो आपको याद ही रहेगा। तो इसमें पहली है बाल केंद्रित शिक्षण
उपागम। कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षण उपागम है पहला, ठीक है। सेकंड इसमें है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण। थर्ड इसमें है रुचिपूर्ण आनंदयी शिक्षण। क्या है? रुचिपूर्ण आनंदयी शिक्षण, ठीक है। इन सारे जो है इससे आपको क्वेश्चन बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, ठीक है। फोर्थ इसमें है सहभागी शिक्षण, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं, या बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है इसका। फिफ्थ इसमें है दक्षता आधारित शिक्षण। क्या है? दक्षता आधारित शिक्षण। सिक्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपचारात्मक शिक्षण। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। सेवेंथ में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। क्या है? बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। इन सारी विधियों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से जानेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में, इसका महत्व जानेंगे, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, ठीक है। सबको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी और आपको पेपर में यहाँ से सीधे आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आपको वही आया है, ठीक है। इसमें जो उपचारात्मक शिक्षण है, बहुस्तरीय शिक्षण और जो बाल केंद्रित शिक्षण है और रुचिपूर्ण शिक्षण है, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाऊंगी मैं, आपको वही पढ़ाऊंगी जो पेपर में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, ठीक है। क्या करेंगे? बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। इससे पहले हम जानेंगे जो शिक्षण की नवीन विधियां हैं, इनका अर्थ क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इन विधियों को लाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसका अर्थ जानेंगे। तो शिक्षण की नवीन विधियां या उपागम की अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, जिस पर प्रत्येक देश के शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारी शिक्षा पे क्या है? हर तरीके से प्रभाव पड़ता है, चाहे आप वो सामाजिक मान लीजिए, चाहे कोई उसका सांस्कृतिक प्रभाव मान लीजिए, या देश में कुछ भी हो रहा है, या शासन प्रणाली से संबंधित मान लीजिए, इन सभी का प्रभाव हमारे शिक्षण पर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, सही है। तो प्रजातंत्र शासन प्रणाली के कारण भारत में जनता की इच्छा को वरीयता देते हुए, मतलब कि उसको इम्पोर्टेंस देते हुए इसका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या है? शिक्षक और छात्र कैसे रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, और इनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। आपसे पूछा जाए शिक्षक और छात्र के बीच कैसी प्रक्रिया चलती है, तो कैसी चलती है? शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती है, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती है, सही है। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और इसके बारे में। अब हम देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना है। शिक्षा का उद्देश्य यही तो होता है कि बच्चा अधिक से अधिक सीखे। तो हम आपको जो शिक्षा दे रहे हैं उसका अर्थ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका सिलेबस है उसके बारे में जानें और आप अच्छा एक मतलब कि आपका अच्छा एक रिजल्ट हो, ठीक है। यह बालक को शिक्षण के द्वारा सीखता है। क्या? ये सब चीज़ें बच्चा क्या है? शिक्षण के द्वारा सीखता है। शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों की सूचना देता है। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है, ठीक है। अगर हम शिक्षण करा रहे हैं, अगर हम एक अध्यापक हैं और हम एक किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या शिक्षण देना है किसी को, तो हम क्या करते हैं? अपनी सभी क्षमताओं का क्या है? उपयोग करते हैं। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं या जो भी हम कुछ जानते हैं, जो भी हमने सीखा होता है, वो सब कुछ हम बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों का उपयोग करता है, ठीक है। सारी प्रविधियां होती हैं, जो भी दक्षता उसकी होती है, उन सभी का प्रयोग वो अपने शिक्षण में करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधियां या उपागम, आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि विधियां हैं उन्हीं को हम उपागम कहते हैं। उनकी शिक्षण कला को सुगम बनाती है। क्या बनाती हैं? सुगम बनाती हैं। शिक्षक यह चाहता है कि छात्र का प्रत्येक
शिक्षक यह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठाए। ठीक है, एक शिक्षक का उद्देश्य यही होता है कि जो कक्षा में वो शिक्षण दे रहा है उसका लाभ जो है प्रत्येक बच्चे को हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से शिक्षा देता है। ठीक है, वहाँ पर अपनी सभी क्षमताओं का क्या करता है, उपयोग करता है। सही है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आना तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य इसका उद्देश्य जानेंगे कि इन नवीन विधियों को लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाई गई ये। तो प्रशिक्षुओं यहाँ पर प्रशिक्षुओं का अर्थ क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे बैच का नाम भी यही है। सही है, प्रशिक्षु बैच। तो प्रशिक्षु का अर्थ क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रशिक्षुओं को शिक्षण की नवीन विधियों उपागम की जानकारी देना। सेकंड इसमें है बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारियों से अवगत कराना। बच्चे के अंदर जो क्या है, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनकी जानकारी कराना। ठीक है, थर्ड इसमें है गतिविधि आधारित। तो इसमें थर्ड क्या है, थर्ड इसमें है गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। फोर्थ इसमें है प्रशिक्षुओं को भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना। क्या है, बच्चों को स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना, कि बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, इसका विकास करना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, कुछ और उद्देश्य इसमें है। अब फिफ्थ नंबर है कि रुचिपूर्ण शिक्षण के द्वारा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की विधियों से अवगत कराना। ठीक है, क्या है, खेल खेल में बच्चों को क्या है, पढ़ने की विधियों से अवगत कराना है। सिक्स इसमें है कि उपचारात्मक एवं बहुकक्षा शिक्षण की क्रियान्वयन के बारे में बताना। ठीक है, कि उपचारात्मक किस तरीके से शिक्षण होता है और बहुकक्षा शिक्षण किस तरीके से होता है, इसके बारे में बताना। किसको बताना, ठीक है, क्या है, बताना। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे कि इन नवीन विधियों का उद्देश्य क्या है। इसके बाद अब हम देखेंगे अपना जो हमारे पहला उपागम है, विधि है, वो है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ क्या है, तो मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर अप्रोच टीचिंग। क्या है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच टीचिंग। तो अभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, तो अभी बच्चों को जो दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हुए है शिक्षा। ठीक है, बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। बच्चा ही यहाँ पर सर्वप्रिय होता है, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। सही है, बच्चे का मूड है तब टीचर पढ़ाएगा, बच्चा जैसे चाहेगा वैसा करेगा यहाँ पर। तो चलते हैं, देखेंगे क्या है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ ही उसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बच्चे के जो दैनिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इस बाल केंद्रित शिक्षण के तहत। ठीक है, तो उसको क्या है, स्वतंत्र तरीके से बिल्कुल उसे स्वतंत्र बनाना है अपने आगे आने वाले जीवन के लिए। आगे देखते हैं, इस शिक्षण उपागम में बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उन साधन के साथ साथ संतोष प्राप्त करने तक कार्य कर सकता है। जब तक बच्चे को संतोष प्राप्त नहीं हो जाता कि हाँ अब उसका शिक्षण सही है, तब तक वो इसके लिए जो है इन साधनों का चुनाव कर सकता है। इसके द्वारा वह मानसिक संतोष, शांति का अनुभव करता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है मानसिक संतोष होता है और शांति का भी अनुभव होता है। वो मानसिक तनाव ज़्यादा नहीं लेता है। ठीक है, अगर इस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। सही है, आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे और जानेंगे इसके बारे में। इन अनुभवों से बालक का शारीरिक, मानसिक,
उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या है, शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या है, उत्साह उत्पन्न होता है, मतलब वो पढ़ने के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या होता है, तैयार भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक ज्यों ही क्रियाशील होता है वह कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है। ठीक है, यह करके ही कुछ सीखता है। ठीक है, जब बच्चा खुद जो है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं लेगा या कोई कार्य करा रहे हैं उसमें रुचि नहीं लेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो स्वयं करके सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए प्रशिक्षुओं से चर्चा के उपरांत जो उत्तर निकल कर सामने आए उनकी सहायता से शिक्षक बाल केंद्रित कक्षा को स्पष्ट करेंगे और यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बनाया जा रहा है, उसी प्रकार जब अपने द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, जब आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, तब उनकी सहायता से उनकी रुचियों, उनके स्तर आदि का ध्यान में रखते हुए रुचिपूर्वक व गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए किसी विद्वान ने कहा है, क्या कहा है, कि आज का बालक भावी राष्ट्र उद्देश्य बालक का बहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। कैसी? बहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। जो आज का बालक होता है वही तो हमारा आने वाला भविष्य होता है। ठीक है, तो जब आज का बालक अच्छा नहीं होगा, मतलब उसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं होगी, तो आने वाला भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। सही है, आगे चलते हैं। और राष्ट्र की प्रगति भी नहीं होगी। आगे हम चलेंगे, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जानेंगे। तो पहला है, बच्चे को किस तरीके से, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे में इससे क्या क्या, मतलब कि बच्चे में इसका क्या क्या महत्व होता है, कि मतलब क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो बच्चा क्या होता है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का उसके अंदर विकास होता है। ठीक है, आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का भी विकास होता है। सही, और चिंतन मनन जिज्ञासा जैसे प्रवृत्तियों का विकास करना। ठीक है, और सहयोग की भावना विकसित करना। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे स्वयं करके सीखें और उसमें आत्मविश्वास जागृत हो, चिंतन मनन जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का भी विकास हो, सहयोग की भावना से सीखे बच्चा, मतलब कि एक दूसरे की सहायता से सीखे, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास हो। ठीक है, कि किसी कार्य को वो स्वतंत्र रूप से कर सके। और आगे जानेंगे। इसके बाद है पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, पढ़ने की क्रिया पर जोर ना देकर सीखने की क्रिया पर जोर देना। शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, मतलब कि अब जो है शारीरिक दंड देना क्या है, एक अपराध है। ठीक है, अगर कोई टीचर बच्चे को शारीरिक दंड दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और जो है ऐसा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला दिया है इसमें, प्रेरणा सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना। अगला है, प्रशिक्षुओं को बालकों के सहयोगी मार्गदर्शन के रूप में तैयार करना। ठीक है, प्रशिक्षुओं को क्या है, बालकों के सहयोगी हों और क्या हो, मार्गदर्शन के रूप में उन्हें तैयार करना। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए हम बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोग पीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या है, आप लोग प्रशिक्षु हैं, आपको तैयार किया जा रहा है, मतलब ट्रेंड किया जा रहा है कि आप बच्चे को कैसे उसमें उसकी पढ़ाई में सहयोग दे सकते हैं, उसकी परेशानियों से निकलने में सहयोग कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दिया। तो प्रशिक्षु का अर्थ होता है कि जो आधे टीचर होते हैं, आधे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रशिक्षु कहते हैं। अब आप बीटीसी कर रहे हैं तो आप आधे टीचर बन गए हैं, आधे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे इसकी उपयोगिता क्या है। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करो आप।
ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ भी है। तो देखेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा कौन सी होती है और बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला इसमें है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है। यहाँ पर शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक की स्वतंत्रता, बालक की क्या होती है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ही क्या होती है, सर्वोपरि होती है। सेकंड इसमें दिया है शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण। शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है और निरीक्षण होता है। और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन। ठीक है, सही मतलब शिक्षक क्या करता है, सहयोग उसे करता है और उसे क्या करता है, शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। थर्ड इसमें है कि निष्क्रिय भाव से अधिगम, मतलब क्या, सिखाना, निष्क्रिय भाव से सिखाना। तो सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इसमें है चार दीवारी के अंदर अधिगम। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है वो चार दीवारी के अंदर होती है, लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो चार दीवारी के बाहर सिखाई जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ इसमें दिया है प्रदत्त के रूप में ज्ञान। प्रदत्त का मतलब क्या है, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। तो फिफ्थ इसमें क्या है, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। इसे हम क्या कहेंगे, प्रदत्त के रूप में ज्ञान भी कहेंगे। तो इधर बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, ज्ञान निर्मित होता है। क्या होता है, ज्ञान निर्मित होता है, स्वयं करके सीखना। इसमें क्या है, स्वयं करके सीखना। यहाँ पर जो है शिक्षक के द्वारा सीखना। ठीक है, तो स्वयं करके सीखना ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए, तो ये हमारे बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सिक्स इसमें है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो जो हमारी शिक्षा केंद्रित शिक्षा होती है वो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है, लेकिन जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो होता है बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल होता है इसमें। ठीक है, सेवेंथ इसमें है रेखित अनुभव होता है। कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में रेखित अनुभव होता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में कैसा होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में होता है बहुविधा अनुभव। क्या होता है, बहुविधा अनुभव होता है। यहाँ पर आएगा, ठीक है, बहुविधा अनुभव होता है। क्या होता है, बहुविधा अनुभव होता है। इसमें क्या होता है, बहुविधा अनुभव होता है, अनुभव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 5 या 4 जो भी है इसमें अंतर पूछा जा सकता है बाल केंद्रित और शिक्षा केंद्रित शिक्षण में। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको आपको लेके आई हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप समझ गए होंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है। अब हम देखें बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ और इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, बातें हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला इसमें है शिक्षक बच्चों से मितव्यता व्यवहार करते हैं। इसमें जो शिक्षक का व्यवहार होता है, ये शिक्षक की भूमिका क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक बच्चों से मितव्यता व्यवहार करते हैं। और सेकंड इसमें है बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन के रूप में भूमिका का निर्वाह करते हैं शिक्षक। आगे देखते हैं, खेल खेल में तथा गतिविधियों के मायने को ज्ञान देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, गतिविधियों और खेल खेल में क्या है, टीचर्स इन बच्चों को सिखाते हैं और बार बार अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चे की कठिनाइयों को दूर करते हैं, शिक्षक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शिक्षक। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में उनका रोल क्या होता है, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को अधिक से अधिक
अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। कौन सी शिक्षा में? बाल केंद्रित शिक्षा में। आगे पॉइंट्स देखेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगला इसमें है बच्चों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। बच्चों को ऐसा फील कराते हैं कि हाँ, मतलब कि उनको आनंद आए शिक्षक, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में। आगे है बच्चों को उचित नाम से संबोधित करते हैं। बच्चों को क्या है? उचित नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन जो पहले थी हमारी शिक्षा, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, उसमें क्या था? उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें बच्चे को ही सर्वोपरि माना जाता है। अगला इसमें दिया है शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? बच्चे को सिखाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट इसमें बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक अवसर देते हैं। बच्चे क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के क्या है, जो स्कूल में गतिविधियाँ होती हैं कि दौड़ करा रहे हैं या कोई पार्टिसिपेट, बच्चे बाहर जा रहे हैं कोई प्ले गेम्स वगैरह में, तो वहाँ पर बच्चे अधिक से अधिक ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें सुधरी हुई हैं और जो है बच्चों के जो स्कूल आने की जो नामांकन था उसमें भी वृद्धि हुई है। सही है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा भी पा रही होंगी। अब इसमें है अगला हमारा होगा बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है। तो देखेंगे, पहला इसमें है बालक प्रधान शिक्षण होता है। क्या होता है? बालक इसमें प्रधान शिक्षण होता है और सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण होता है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। जो हमने अभी पढ़ा उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे। इसके बाद फिफ्थ इसमें है व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान। इससे बच्चों को क्या है? व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, और उनके इस ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। सिक्स इसमें है क्रियाशील पर आधारित शिक्षा। इसमें बच्चे क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। सेवन्थ इसमें है स्वयं करके सीखने पर बल। इसके द्वारा क्या, इसका महत्व ये है कि स्वयं करके सीखे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, तो यहाँ पर इसके आप महत्व भी समझ गए होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है, एक शिक्षक का रोल क्या होता है इसमें। सही है, तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों के सहयोगी होते हैं, सेवक होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों के सभी प्रकार का मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वयन करने में सहायता करता है, ठीक है। आप जब टीचिंग करने जाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों का क्या है? एक्सपीरियंस ले लेंगे, ठीक है। आप जब करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं और किस तरीके से बच्चों को अधिक से अधिक सहयोग करके उसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है, द रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर टीचिंग। सही है, तो आप इसको बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और जानेंगे इसके बारे में कुछ और। तो यहाँ पर शिक्षक वह धुरी है, क्या है? शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल के शिक्षण कार्यरत हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदृश पौधे के समान बालकों का पालन पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है, ठीक है। तो टीचर क्या है? एक माली है, बच्चा क्या है? एक पौधा है, ठीक है। तो शिक्षक की बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करना है। शिक्षक क्या करता है? बच्चे को पशु प्रवृत्ति से निकाल के मानवीय प्रवृत्ति की ओर क्या करता है? उन्मुख करता है, ठीक है। उसको एक अच्छा, मतलब कि अच्छा व्यक्ति बनाता है शिक्षा के द्वारा एक शिक्षक। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो है माली एक छोटे से नन्हे से पौधे को क्या है? एक बड़ा सा पेड़ बनाता है ताकि वो अच्छा फल और दूसरों को क्या है? छाया दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से एक शिक्षक भी एक बच्चे का क्या है? बच्चे का एक पौधे की तरह क्या करता है? पालन पोषण करता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, जो शिक्षक और बच्चे के बीच में संबंध माना जाता है। आगे हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण एवं बाल केंद्रित उपगम में भेद। तो इन दोनों में क्या है? भेद है बहुत सारे। तो पहले हम जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षण जानेंगे, उसके बाद बाल केंद्रित
उपागम जानेंगे। उपागम के लिए हम विधियां कहते हैं, ठीक है। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ऐसा प्रयास किया जाता है कि बच्चे का ऑल ऑफ डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धति बच्चों के अनुकूल रखी जाती है। यहाँ पर सब कुछ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में क्या है, बच्चे के अनुरूप ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे शिक्षण की नवीन तो आप यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित उपागम में जो भेद है बाल केंद्रित उपागम। तो हमने देख लिया बाल केंद्रित शिक्षण दे लिया, अब उपागम देखेंगे। तो शिक्षण की नवीन विधियां या उपागम, ठीक है, विधियों को ही क्या कहते हैं, हम उपागम कहते हैं। बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया गया है, शिक्षक को नहीं, ठीक है। क्या है, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उनको यहाँ पर मुख्य आधार बनाया गया है, यहाँ पर शिक्षक मुख्य आधार नहीं होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करने की एक तर्कपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, ठीक है। उपागम में बाल केंद्रित शिक्षण की सभी पक्षों तथा अंगों का समावेश रहता है, जैसे छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु, शैक्षणिक सामग्री, शैक्षण प्रणाली और शैक्षिक प्रविधियां और भौतिक परिवेश तथा शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन। तो जो शिक्षण की नवीन विधियां होती हैं, ये उपागम होता है, इसमें सब चीज़ का मिश्रण होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, लेकिन जो हमारा ये बाल केंद्रित शिक्षण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को सर्वोपरि माना जाता है। और क्या है, इसमें ये कार्य जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इन सब चीज़ों का संग्रह होता है, पाठ्य पुस्तक भी होगी, बच्चे की शैक्षणिक सामग्रियाँ भी होंगी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आएगा, बच्चा भी आएगा, शिक्षक भी आएंगे और जो प्रविधियाँ हैं वो भी आएंगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे आपसे बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियाँ पूछी जाती हैं कुछ, ठीक है। पूछी भी गई हैं, 2019 में आई हुई हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियां बताइए। तो जानेंगे प्रविधियां कौन कौन सी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियां ठीक है। तो कौन कौन सी प्रविधियां, राइटिंग थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें पहली होगी, तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगी हमारी, तो इसमें फर्स्ट हमारी क्या होगी, पहली हमारी होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि सही है। सेकंड हमारी क्या होगी, गतिविधि प्रविधि
इसके बाद थर्ड होगी भ्रमण प्रवृत्ति, और फोर्थ इधर लिख देते हैं। फोर्थ हमारी क्या होगी? फोर्थ हमारी होगी कहानी प्रविधि। ठीक है, तो ये 4 होती हैं बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियां कही जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आप हमारी क्लास में अच्छे से आ सकें। तो आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी जो हमने पढ़ाया है बाल केंद्रित शिक्षण इसके बारे में जान सके। और जो नवीन विधियाँ हैं, इनकी विधियाँ या उपागम हैं, आज हमने ये स्टार्ट किया है। कल हम इसकी नेक्स्ट उपागम के बारे में जानेंगे कि कौन सी नेक्स्ट नवीन उपागम है। ठीक है, तो मैंने बताई ही आपको 7 उपागम बताए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, कितने उपागम बताए थे? 7 उपागम बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।